प्रियंका गांधी रायबरेली अमेठी में प्रचार के लिए उतरने वाली हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां अमेठी में देर रात कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ और दफ्तर के बाहर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, जिस पर बड़ा अपडेट आया है। अपडेट यह है कि हमले में एक ब्लैक स्कॉर्पियो का इस्तेमाल हुआ है और सूत्रों का दावा है कि पुलिस की एक गाड़ी भी साथ में थी। अभी तक पुलिस की गाड़ी होने की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया है। क्या है ज्यादा और ताजा जानकारी, रुक करते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय का। अभिषेक, जरा समझाएं कि इस ब्लैक स्कॉर्पियो को लेकर के क्या बातें निकल करके सामने आ रही है और पुलिस पर जो आरोप लगे हैं उसके पक्ष या विपक्ष में कुछ सबूत या बात सामने आई? देखिए, ब्लैक स्कॉर्पियो को लेकर के स्नेहलता यही बात सामने आ रही है कि कुछ लड़के इस ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार थे। रात 11 बजे के आसपास का वाकया है और उस समय जो आरोप हैं कि इन लोगों ने कांग्रेस दफ्तर के ठीक सामने गौरीगंज अमेठी में इनके हाथ में एक रॉड थी और एक तरफ से गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। और वहां पर आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि पुलिस जो है वो बहुत दूरी पर नहीं थी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये जिससे चलते ये घटना काफी तूल पकड़ रही। कांग्रेस इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है, इस पे ऑलरेडी मुकदमा दर्ज हो चुका है, उसकी भी जांच चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि भर तक कुछ और तथ्य सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। रायबरेली और अमेठी सीट की बात कर ले तो कांग्रेस और खासकर गांधी परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ी रही है ये सीट। इस बार समीकरण बदला हुआ है। अमेठी से गांधी परिवार नहीं लड़ रहा है, जबकि रायबरेली से सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। दोनों सीट जिताने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी ने उठा रखी है। तो क्या है रायबरेली अमेठी जीत के लिए प्रियंका प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ भले ही रायबरेली से पर्चा दाखिल किया है, लेकिन उनकी चुनावी प्रचार की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में ही रहेगी। यानी चुनाव भले ही राहुल लड़ रहे हैं, लेकिन रायबरेली में सक्रियता प्रियंका की ही बनी रहेगी। वो रायबरेली के साथ अमेठी में भी चुनाव प्रचार की कमान संभालने जा रही हैं और इसकी तैयारी शुरू हो गई है। पार्टी नेताओं का मानना है कि प्रियंका के बिना सियासी वैतरणी पार करना मुश्किल है, लिहाजा नामांकन के बाद से ही प्रियंका फोन पर पार्टी नेताओं के संपर्क में बनी रही और आज वो रायबरेली पहुंचेंगी, जहां वो 18 मई तक लगातार वहां बनी रहेंगी। रायबरेली और अमेठी में बूथ प्रबंधन का जायजा लेंगी, गांव-गांव जाकर प्रचार करेंगी, सभी समुदायों में आउटरीच बढ़ाएंगी। दलित, महिलाएं, युवा, डॉक्टर, शिक्षक, राजपूत, ब्राह्मण और अन्य जातियों के लोगों से खुद मुलाकात करेंगी। चुनावी अभियान के लिए रायबरेली में दोनों संसदीय सीटों के लिए अलग अलग वॉर रूम बनाया गया है, जहां हर एक बूथ का डेटा अपडेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेन और बाकी अभियान प्रियंका गांधी की ही निगरानी में होगा। यूपी कांग्रेस के करीब 20 नेताओं का चयन किया गया है, जो प्रियंका गांधी की अगुवाई में प्रचार को धार देंगे। 15 से 20 स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी प्रचार अभियान से जोड़ा गया है। राहुल गांधी के नामांकन में जिस तरह से प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी पहुंची और समर्थकों के बीच उत्साह दिखाया, उससे ये साफ संदेश गया है, अगर रायबरेली से राहुल गांधी सांसद बने तो प्रियंका और सोनिया गांधी का जुड़ाव पहले की तरह बना रहेगा। लिहाजा प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी में पूरे कांग्रेस संगठन को सक्रिय किया है। बूथ लेवल पर पूरे ढांचे को भी सक्रिय किया गया है। बूथ स्तर पर हर एक परिवार की रिपोर्ट प्रियंका गांधी को पहुंचाई जा रही है। रायबरेली और अमेठी का रण जीतने के लिए प्रियंका गांधी ने टॉप लेवल पर भी एक टीम तैयार की है, जिसमें पार्टी के कई सीनियर नेता शामिल किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू प्रियंका गांधी के खास रणनीतिकार होंगे। इसके साथ ही टीम प्रियंका में पार्टी के कुछ और सीनियर नेताओं को भी प्रचार ड्यूटी से जोड़ा जाएगा। प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में खुद घर घर जाकर प्रचार करेंगी। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है। आजादी के बाद पहले चुनाव से ही ये सीट कांग्रेस की रही है। हालांकि 3 बार उसे हार का भी सामना करना पड़ा। 66 साल कांग्रेस के पास सीट रही। 56 साल गांधी नेहरू परिवार के सांसद रहे। 2 बार फिरोज गांधी सांसद चुने गए। 3 बार इंदिरा गांधी सांसद चुनी गई। लगातार 3 बार सोनिया सांसद रही। हालांकि 1977, 1996 और 1998 में कांग्रेस को हार मिली। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार वो अमेठी भी जीत सकती है। लिहाजा प्रियंका गांधी रायबरेली के साथ साथ अमेठी में भी पूरी ताकत के साथ प्रचार अभियान चलाएंगी, जिसके संकेत उन्होंने नामांकन के दिन यानी 3 मई को ही दे दिए थे कि अमेठी हो या रायबरेली, दोनों गांधी परिवार की परंपरागत सीटें हैं। मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे।
अमेठी भी कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस ने 12 बार जीत हासिल की, 9 बार नेहरू गांधी परिवार का कब्जा रहा। संजय गांधी सीट से सांसद रहे, राजीव गांधी भी 4 बार सांसद रहे। 1999 में सोनिया ने जीत हासिल की। 2004 से लगातार 3 बार राहुल गांधी चुनाव जीते। हालांकि 2019 में स्मृति ईरानी से राहुल गांधी हार गए। इस बार राहुल ने अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि अमेठी से कांग्रेस से पिछले 40 साल से जुड़े किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया है। बात अयोध्या की करते हैं, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन के बाद रोड शो किया। रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। तीसरे फेज के लिए प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन तीसरे फेज की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे से क्या असर पड़ सकता है, समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या की धरती एक बार फिर राममयी दिखी। पूरा नगर एक एक कोना राम भक्तों से पटा दिखा और जय श्री राम के जयकारों से आसमान गुंजायमान रहा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी पहुंचे तो मानो पूरी अयोध्या स्वागत में उमड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे थे, तो किस तरीके के स्वागत किए गए उनके? जब वहाँ रोड शो शुरू हुआ तो योगी जी और मोदी जी का जो स्वागत हुआ वो राम और हनुमान के तरीके हुआ। आप देख रहे थे जगह जगह उनकी आरती उतारी जा रही थी, जगह जगह पुष्प वर्षा किया जाता है, जगह जगह महिलाएं जो है एकदम आंखों में उनके भावुकता से उनके आंसू आ गए। सुग्रीव किला से पीएम मोदी का रोड शो शुरू हुआ और लता मंगेशकर चौक तक पूरा हुआ। करीब 2 किलोमीटर के पूरे रास्ते को करीने से सजाया गया था। यूं लग रहा था मानो मई के महीने में रामनगरी दिवाली मना रही हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केसरिया रंग में रंगे विशेष रथ पर सवार थे। साथ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ थे और संतों की टोली संग संग चल रही थी। रोड शो में क्या आम क्या खास हर वर्ग के लोग शामिल थे। स्वागत करने वालों की तादाद भी इतनी कि गिनती करना आसान नहीं था। कभी बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी राम में दिखे। उन्होंने अपने परिवार के साथ अलग ही अंदाज में पीएम का अभिवादन किया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी है, मुख्यमंत्री योगी जी है, अयोध्या में उनका रोड शो है, खुशी की लहर है। हम भी फूल वर्षा करने के लिए जो है यहाँ मौजूद हैं। रोड शो से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करने पहुंचे। रामलला के दरबार में 15 मिनट तक पूजा अर्चना की। इस साल ये दूसरा मौका था जब प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे। इससे पहले 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने हुआ है। मेरे और आपके पूर्वजों ने अयोध्या में प्रभु राम के लिए 500 साल तक लड़ाई लड़ी। 500 साल छोटा कालखंड नहीं है। लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। देश आजाद होने के दूसरे ही दिन प्रभु राम का मंदिर बनाने का निर्णय होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। साथियों, ऐसा काम करने के लिए 56 इंच का सीना लगता है। 2024 का लोकसभा चुनाव राम मंदिर और राष्ट्रवाद को केंद्र में रखकर लड़ा जा रहा है। यही वजह है कि अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को बाकी 5 फेज की वोटिंग के लिए बड़ा इवेंट माना जा रहा है। अब जबकि राम का भव्य मंदिर तैयार हो चुका है, लेकिन क्या सिर्फ राम मंदिर के जरिए ही बीजेपी चुनावी वैतरणी पार कर सकती है? इसे तीसरे फेज की वोटिंग से समझा जा सकता है। 7 मई को 11 राज्यों की 93 सीट के लिए वोटिंग होनी है। इनमें से गुजरात की 25, महाराष्ट्र की 11, कर्नाटक की 14, यूपी की 10, मध्य प्रदेश की 9 और बिहार की 5 सीट शामिल है। अगर 2019 के नतीजों की बात करें तो इनमें से बीजेपी ने अकेले 72 सीटें जीती थी। एक और खास बात है कि तीसरे फेज में वोटिंग वाली कई सीट पर SC, ST और OBC वोटर निर्णायक है। यूपी की ही बात करें तो तीसरे चरण में जिन जिलों में चुनाव होना है, इनमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली शामिल है। पिछले लोकसभा चुनाव में संभल और मैनपुरी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, जबकि 8 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई।
दूसरे फेज में जहां जाट बेल्ट पर फोकस था, वहीं तीसरे फेज में यादव बहुल इलाकों में वोटिंग होनी है, जहां कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि अयोध्या में राम मंदिर और राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर राह आसान हो जाएगी। देश की जनता को विश्वास नहीं था कि मतलब यह मंदिर इतना जो है कि बन भी पाएगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में उलझा हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मंदिर बना। मंदिर बनने में माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी के सरकारों की बहुत बड़ी भूमिका है, समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। हिंदू समाज, पूरे दुनिया में जो हिंदू समाज है उसने योगदान किया। राजनीति में दावे होते रहते, लेकिन जानकार भी मानते हैं कि राम मंदिर बन जाने के बाद सियासी माहौल बदला है। अयोध्या का असर पूरे देश की सियासत पर पड़ने वाला है, जिसका 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि तीसरे फेज की वोटिंग से पहले अयोध्या में पीएम मोदी के रोड शो ने देश के सबसे बड़ी सियासी सूबे में चुनावी राजनीति गर्मा दी। राजधानी रांची में ईडी का बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। 6 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने रेड की है और इस रेड में भारी कैश बरामद किया है ईडी ने। सूत्रों के मुताबिक ईडी की यह कार्रवाई निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के ठिकानों पर की जा रही है। झारखंड के एक मंत्री के सचिव के घरेलू नौकर के घर से भी कैश बरामद होने की खबर है। यह बड़ी खबर रांची से मिल रही है। ईडी का बड़ा एक्शन, बड़ी रेड, वहां पर बड़ा छापा। 6 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। सस्पेंडेड चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के ठिकानों पर यह रेड की जा रही है। इसके अलावा आपको बताएं कि एक मंत्री के सचिव के घरेलू नौकर के घर से भी कैश बरामद हुआ है। वरुण जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो इस रेड के बारे में और विस्तार से हमें जानकारियां देने वाले हैं। वरुण, देखिए, बिल्कुल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर जो रेड है झारखंड के अंदर अभी वो चल रही है। दरअसल टेंडर कमीशन घोटाला था, वो 2023 के सामने आया था। तब झारखंड के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को ईडी ने गिरफ्तार भी किया था। कई करोड़ों की जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो भी जब्त की थी। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने ये आज छापेमारी है वो की है। झारखंड के एक मंत्री है आलमगीर, उनकी जो निजी सचिव है संजीव लाल, उनके जो घरेलू नौकर है, जो डोमेस्टिक हेल्थ है, उनके भी जो परिसर है वहां पर छापेमारी की गई है और वहां से भारी मात्रा में जो कैश है वो बरामद हुए हैं, जिनकी जो गिनती है अब मशीनों के जरिए की जाएगी। एक बड़ी कार्रवाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो झारखंड के अंदर चल रही है और आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर जो टेंडर कमीशन घोटाला था उस मामले में छापेमारी चल रही है। जी वरुण, हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कैश जो बरामद हुआ है, एक बार स्पष्ट करिए, क्या ये कैश झारखंड के मंत्री के सचिव के घरेलू नौकर के वहां से बरामद हुआ है? देखिए, बिल्कुल जो सूत्र है उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि जो निजी सचिव संजीव लाल है मिनिस्टर आलमगीर के, उनके जो डोमेस्टिक हेल्थ है उनके घर पर भी छापेमारी की गई थी और वहां से जो ये कैश है बरामद हुआ है। आप विजुअल्स के अंदर देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो 500 के नोटों की जो गड्डियां हैं वो बरामद हुई है। कितना कैश है ये भी जब काउंटिंग होगी, मशीनें बुलाई गई है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में बड़ी संख्या में जो कैश है वो बरामद हुआ है और आधा दर्जन से ज्यादा जो ठिकाने हैं वहां पर ईडी की जो छापेमारी है वो अभी भी चल रही है। जी शुक्रिया वरुण आपका। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले में शहीद कॉर्पोरल विक्की पहाड़े का आज मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश शहीद विक्की पहाड़े की शहादत को नमन कर ही रहा है कि हमले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे चुनावी स्टंट बता दिया है। बीजेपी ने इस पर जोरदार पलटवार किया है। पुंछ के सुरनकोट में एयरफोर्स के काफिले पर हुए हमले से देश में उबाल है। आतंकवादियों के कायराना हमले के बाद हर तरफ मुंहतोड़ जवाब देने की मांग उठ रही है। हमले के बाद आतंकियों की तलाश जारी है। सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रखा है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी निगरानी और तलाशी की जा रही है। कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। सेना और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरनकोट में हमला स्थल का दौरा किया। बताया जा रहा है कि हमले के बाद आतंकी जंगल में भाग गए। अधिकारियों के मुताबिक आतंकवादियों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हताहत करने के लिए AK-47 राइफल और अमेरिकी निर्मित
M4 कार्बाइन राइफल और स्टील की गोलियों का भी इस्तेमाल किया। हमले में एयरफोर्स के 5 जवान घायल हो गए थे, जिनमें एक कॉर्पोरल विक्की पहाड़े शहीद हो गए, जबकि 4 जवानों का इलाज जारी है। विक्की पहाड़े मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले थे। विक्की पहाड़े 2011 में भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए थे। अपनी छोटी बहन की शादी के बाद 18 अप्रैल को ही यूनिट में वापस लौटे थे। आज शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। विक्की पहाड़े की शहादत को पूरे देश नमन कर रहा है। वायुसेना ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है, भारतीय वायुसेना के सभी कर्मीवीर कॉर्पोरल विक्की पहाड़े को सलाम करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में पुंछ सेक्टर में सर्वोच्च बलिदान दिया। शोक संतप्त परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना। दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। एक तरफ जहां पूरा देश विक्की पहाड़े की शहादत को नमन कर रहा है, तो दूसरी तरफ हमले को लेकर सियासत भी जोरों पर है। पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने विवादित बयान दिया है और एयरफोर्स के काफिले पर हुए हमले को चुनावी स्टंटबाजी करार दिया है। हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। चरणजीत सिंह चन्नी पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया है। बीजेपी ने कहा है कि ऐसे आपत्तिजनक बयान से कांग्रेस की मानसिकता कैसी है, इसकी साफ झलक दिखती है। घटिया मानसिकता कांग्रेस की और क्या हो कि जिन्होंने पहले तो अपने ही सेना के जवानों को सशक्त करने की बजाय, हथियार देने की बजाय, बुलेट प्रूफ जैकेट देने की बजाय, लड़ाकू विमान देने की बजाय 10 साल तक दलाली खाने का इंतजार किया। ये वो लोग हैं कांग्रेस के और इनके सहयोगी दल जो पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले अफजल गुरु को भी रात को 2:30 बजे अदालत खुलवाकर उनकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए प्रयासरत थे। कांग्रेस के लोग वो हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत का नामो निशान मिटा देना चाहती है, उनको भी अपने राजनीतिक दल में शामिल करवाते हैं और पार्टी की टिकट देते हैं। कांग्रेस ने जो देश का साथ अन्याय किया है वो देश कभी भूलेगा नहीं। जवान का शहीद होना कांग्रेस के लिए नौटंकी और ड्रामा है, राजनीतिक ड्रामा है। ये है कांग्रेस का असली चेहरा, ये है गांधी परिवार का असली चेहरा। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के खून के अंदर ये घटियापंथी है। कांग्रेस के खून के अंदर आर्मी के प्रति, एयरफोर्स के प्रति या हमारे सैनिकों के प्रति ऐसी भावना है। ये गंदी राजनीति से बाज नहीं आ सकते। ये वोटों की तुष्टीकरण के लिए, पाकिस्तान को खुश करने के लिए किसी कदर भी नीचे गिर सकते हैं। और इसीलिए चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐसा घटिया बयान दिया है, क्योंकि पाकिस्तान आजकल राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है और चरणजीत सिंह चन्नी हमारे जवानों की शहादत को एक नौटंकी और फ्रॉड और ड्रामा बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हुए हमले के लिए विपक्ष सरकार को कसूरवार ठहरा रहा है और सरकार से जवाब मांग रहा है। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं। हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, ये याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। जवान जो शहीद हो जाते हैं, अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बंडा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का काम। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? ये मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। विपक्ष पर कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी करारा प्रहार किया है। दूसरी ओर मोदी जी की सरकार है जिसने अगर डोकलाम में भी किसी ने अतिक्रमण करने का प्रयास भी किया तो हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का काम भी किया है। हमने देश के अंदर भी आतंकवादी हमले और नक्सलवाद को कुचलने का काम किया है। देखिए, पाकिस्तान एक बहुत ही निकम्मा, नालायक और बुज़दिल देश है। वो हमेशा हिंदुस्तान की फौज पर, हिंदुस्तान के जवानों पर छुप छुप के घात लगा के हमला करता है। लेकिन जिस तरह घर में घुस के मारा था, बालाकोट किया था भारत ने, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अभी एक और खुराक की जरूरत है। माहौल चुनावी है, लेकिन सैनिकों की शहादत को चुनाव और सियासत से जोड़ना किसी भी तौर पर जायज नहीं ठहराया जा सकता है।